नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। आज का टॉपिक है आपका राष्ट्रपति। पूरा संविधान ख़त्म करा दूंगा और यहीं से ही दोस्तों आप यकीन कीजिए, यहीं से ही जो टॉपिक आज मैं पढ़ा रहा हूँ, यहीं से ही संविधान दोस्तों, सच बता रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट होता है। अगर ये समझ लिया, पूरा संविधान समझ लिया। अब देखिए, अब आपको समझना है क्या, जिस प्रकार संघ होता है, संघ यानी कि केंद्र सरकार, उसी ठीक प्रकार होता है राज्य सरकार। नोट करते चलें, लिखते चलें, ठीक है। क्या, जिस प्रकार राष्ट्रपति होगा, ठीक उसी प्रकार राज्य में क्या होगा, राज्यपाल होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यहाँ पर अगर आपने समझ लिया, आपके रटने नहीं, समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार राष्ट्रपति होगा उसी प्रकार राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है। ये समझ, अगर आपने राष्ट्रपति पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपको राज्यपाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नंबर एक बात। दूसरा, जिस प्रकार प्रधानमंत्री होता है केंद्र में, संघ में, ठीक उसी प्रकार कौन होता है, आपका मुख्यमंत्री होता है। लेकिन कहाँ, राज्य में। क्लियर हो रही बात? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लोकसभा होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, संघ में, उसी प्रकार राज्य में क्या होती है, विधान परिषद होती है। क्या होती है, विधान परिषद होती है। और जिस प्रकार आपका होता है राज्यसभा, राज्यसभा होगी ना, तो उस प्रकार होगा क्या, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, जिस प्रकार राज्यसभा होगी उसी प्रकार होगी विधान परिषद। क्या होगी, विधान परिषद। राज्यसभा बराबर क्या, विधान परिषद। और लोकसभा क्या बराबर, विधानसभा। अब इतना समझ लिया। अब देखिए, सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। संघीय कार्यपालिका पढ़ें। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगर यहाँ मैं लिख दूँ राज्य, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ राज्य, तो मैं पूछ लूँ राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में होती है, तो आप कहेंगे राज्यपाल में निहित होती है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा राज्यपाल। मैं मुख्यमंत्री पढ़ाऊंगा तो प्रधानमंत्री पढ़ाऊंगा तो याद हो जाएगा मुख्यमंत्री। मैं लोकसभा पढ़ाऊंगा तो याद हो जाएगा विधानसभा। मैं राज्यसभा पढ़ाऊंगा तो याद हो जाएगा विधान परिषद। समझ में? सब कुछ वैसा ही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। मैंने उस दिन भी बताया था, संसदीय व्यवस्था क्या होती है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति मिलकर बनता है संसदीय, यही बनाते हैं संसदीय व्यवस्था। क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघ के जितने भी मंत्रिपरिषद हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के। और राज्य के मंत्रिपरिषद, जो राज्य की मंत्रिपरिषद है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ध्यान रखिएगा, फटाफट बताइए, विधानसभा के। किसके, विधानसभा के। वही जो चीज़ मैंने सबसे शुरू में बोला ना, वो लिखते चले। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। सेम, राज्यपाल भी नाम मात्र की कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल क्या है, काम कौन करता है हमारे देश में वास्तविक रूप से। अगर आपसे पूछा जाए, ये वास्तविक शब्द जरूर आना चाहिए, तभी इसका आंसर लगेगा, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। अगर मैं राज्य में पूछूँ कि राज्य में वास्तविक कार्यपालिका कौन, तो आप कहेंगे मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। देखिए, हो रहे ना क्लियर क्वेश्चन। आइए राष्ट्रपति पढ़ते हैं। नंबर एक, आर्टिकल नंबर 52 के तहत राष्ट्रपति होगा। नंबर एक, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, देश का। तो राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होगा, राज्यपाल होगा। क्लियर? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, बिल्कुल। तो राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक कहलाता है। हो रहा ना याद? राष्ट्रपति पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तब होगा जब वह, ये कंडीशन है कुछ, ये आपको पढ़नी है। क्या, भारत का नागरिक होगा, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। लोकसभा का निर्वाचित सदस्य हो, वहाँ लोकसभा की जगह क्या होता है, विधानसभा होती है। तो राज्यपाल विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, नहीं है, गलत बिल्कुल। बस यही चीज़ चेंज है। क्या है वो, क्योंकि राज्यपाल, राष्ट्रपति का तो चुनाव होता है, राज्यपाल क्या करता, राज्यपाल कौन चुनता है, डायरेक्ट राष्ट्रपति चुनता है। तो इसलिए ये वाला ऐड नहीं होगा, किसमें, राज्यपाल में। नेक्स्ट पढ़ें। चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, बिल्कुल, राज्यपाल भी चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। नोट पढ़ें। यदि कोई व्यक्ति या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो, तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। मतलब हो सकता है भी राष्ट्रपति, कोई उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना चाहता है और उस पर किसी मंत्रिपरिषद का कार्यभार भी है, मंत्री है वो,
तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा, बाकी लाभ का पद माना जाएगा। हो सके वो प्रिंसिपल हो किसी टीचर स्कूल का, कॉलेज का, तो वो लाभ का पद माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए देखिए निर्वाचक मंडल होगा, आर्टिकल 54 कहता है। इसमें राज्यसभा होगी। कौन करता है? राज्यसभा, ध्यान रखिएगा, जो आपकी राष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं तो कौन लोग कराते हैं? एक तो कराती है राज्यसभा, एक कराती है लोकसभा, और दूसरा है राज्यों की, क्योंकि वो राष्ट्रपति जो है राज्यों का भी तो है। तो राज्यों की जितनी भी विधानसभाएं हैं उनमें निर्वाचित सदस्य हैं वो सभी होंगे। लेकिन एक और चीज़ जोड़ दी, नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, तो राष्ट्रपति के लिए भैया राज्यसभा लेती है, लोकसभा लेती है, ठीक है, दो तो आपके याद ही होगा, और राज्यों के भी लेंगे। राज्यों की जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य, उनको भी चुना जाता है। थर्ड, पुडुचेरी और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। 50 सदस्य प्रस्तावक होंगे, 50 सदस्य आपके अनुमोदक होंगे। सीधा ऐसा समझ लीजिए 50 लोगों के सिग्नेचर चाहिए निर्वाचक मंडल के कि हाँ आप योग्य हैं, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसे तो भीड़ लग जाएगी, हर कोई कहेगा कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव, वो जीते चाहे हारे, लेकिन ये तो कहेगा कि हाँ मैंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। तो निर्वाचक मंडल में 50 सदस्य आपके पास ऐसे होना चाहिए जो 50 सदस्य आपके प्रस्तावक हों, अनुमोदक हों, सिग्नेचर चाहिए उनके। नेक्स्ट है, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति हो सकता है। ऐसे तो राज्यपाल भी हो सकता है, कितनी बार हो सकता है, राष्ट्रपति की मर्जी। यहाँ पर सिर्फ इतना फ़र्क है कि राष्ट्रपति का तो चुनाव हो रहा है, इलेक्शन होगा देखिएगा, और इनडायरेक्टली दो तरीके से चुनाव होते हैं, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा मैं इस पर डीप पढ़ा दूँ। देखिए गांव के प्रधान का चुनाव होता है, आप डायरेक्ट वोट देने के लिए जाते हैं और प्रधान को चुन लेते हैं। मेयर का चुनाव होता है, आप डायरेक्ट वोट देने डालते हैं और चुन लेते हैं। क्या प्रधानमंत्री का इलेक्शन जब होता है तो क्या आप डायरेक्ट वोट डालते हैं? ना, आप यहाँ के लोकसभा को जिताएंगे, चाहे बीजेपी को दें चाहे कांग्रेस को दें, और वो पार्टी किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर चुनाव होता है। एक होता है डायरेक्ट, जिसे आप डायरेक्ट वोट दे रहे हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट कि आपने किसी को चुना, फिर वो जो चुना यानी कि वो जीत गया, वो किसी को चुनेगा, तो वही है अप्रत्यक्ष चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संकरण मत पद्धति के द्वारा होता है। इसको आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं, अगर 4 लोग ए, बी, सी और डी, 4 लोग अगर चुनाव लड़ें, ध्यान से समझिएगा, 4 लोग अगर चुनाव लड़ें तो ये नहीं है कि मैंने ए को तो सिलेक्ट कर लिया, बी को काट दिया, सी को काट दिया, डी को काट दिया। नहीं, मैं चारों को वोट दूंगा और इनको ग्रेडिंग सिस्टम दूंगा कि 1 पे रखूंगा ए को, हो सकता है बी को रखूंगा 3 पे, तो मैं किसी तरीके से इनको अरेंजमेंट कर सकता हूँ, क्रमांक दे सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इनको एक को वोट दे रहा हूँ, 4 को वोट दे नहीं रहा हूँ, चारों को वोट देनी है मुझे। ठीक है, बाकी इसको डिटेल्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, इंपॉर्टेंट है भी नहीं इतना। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, सुप्रीम कोर्ट करेगा। भाई वो क्यों आएगा आपके नैनीताल हाई कोर्ट, और वो क्यों जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट? ठीक है, राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसका जो वो होगा वो कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा। ठीक इसी प्रकार राज्यपाल के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करेगा? आप कहेंगे उच्च न्यायालय करेगा। कौन करेगा? उच्च न्यायालय। अगर उत्तराखंड का राज्यपाल है तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है तो उत्तर प्रदेश राज्यपाल है तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। एक बार उसने वो सिलेक्शन ले लिया, सिलेक्ट हो गया, दोबारा से आप उसके काम को हटा नहीं सकते। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से, जब से वो बैठा, 5 साल तक बैठेगा, 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, और अपने पद की समाप्ति के बाद वह पद पर तब तक बना रहेगा दोस्तों जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं लेता। एकमात्र पूरे भारत में एक ऐसा पद है, एक ऐसी पोस्ट है, ध्यान रखिएगा, जो कभी वैकेंट यानी कि खाली नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? राज्यपाल हो सकता है राज्य का हो ना हो, जरूरी नहीं है। 2 महीने से खाली पड़ा है राज्यपाल का पद, 3 महीने हो जाए चाहे 4 महीने हो जाए, लेकिन राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता। हो सकता है अगर माने कोई भी राष्ट्रपति बन गया, अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया, या हो सकता है उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, हो सकता है उसने त्यागपत्र दे दिया, तो फिर कौन बैठेगा गद्दी पर? क्या हम फटाफट इलेक्शन करवा लेंगे? नहीं। तो उपराष्ट्रपति, ऐसी स्थिति में कौन बैठता है गद्दी पर? उपराष्ट्रपति गद्दी पर बैठता है। तो लेकिन वो पद हम कभी खाली नहीं रखेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जब तक हम देखिए फिलहाल कोई राष्ट्रपति बैठा है तो यह ध्यान समझिएगा, और जब तक वो रहेगा, जब तक कोई दूसरा उत्तराधिकारी चुना नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा।
पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में, हो सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। भाई क्या तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो शपथ ग्रहण कराएगा उसको, राष्ट्रपति को, और वो नहीं है उस टाइम पे, तो शपथ कौन ग्रहण कराएगा? जो भी वहाँ पर वरिष्ठतम न्यायाधीश हो, जो वरिष्ठ हो। और इसी प्रकार राज्यपाल को कौन कराएगा? राज्यपाल को कौन कराएगा? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, राज्य का मुख्य न्यायाधीश, और वो ना हो तो राज्य का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ ग्रहण कराएगा। आर्टिकल नंबर 77 क्या कहता है? इसे चाहे आप इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पढ़ें, भारत के राष्ट्रपति। ये पासवर्ड है, मैंने लिख रखा है आपके लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति हैं पहले, RRJVFN। आप कोई और पासवर्ड भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन शुरू में R याद रखें, डबल R। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, राधाकृष्णन है। इनका कार्यकाल जरूर याद करना, पहले वाले का तो 1950 से 1962, 6 याद कर लेना शुरू के। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत आता है पेपर में, 11वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो ये याद कर लेना। वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू, 2022 से वो बैठी हैं। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? और इनका जन्म भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 20 जून 1958 है। अब इनके कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में पहले भी पद त्याग कर सकता है। हो सकता है कि इलेक्शन हुआ और राष्ट्रपति कोई बन गया, लेकिन उसे नहीं पसंद वो पद, उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा और त्यागपत्र दे देगा। एक तरीका है वो त्यागपत्र दे सकता है, उसे पसंद नहीं है तो। यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना दी जाएगी कि भैया राष्ट्रपति जी ने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। दूसरा एक तरीका है इनको, क्या तो वो खुद ही त्यागपत्र दे दें। दूसरा तरीका है महाभियोग द्वारा। उस दिन भी समझ रहा था, महाभियोग 2-3 लोगों के लिए लगाया जाता है। नंबर 1, भारत का मुख्य न्यायाधीश को अगर हम हटाने की कोशिश कर रहे हों एक, तब भी महाभियोग लगता है देश में। और दूसरा, राष्ट्रपति को अगर हम उसके पद से हटा रहे हैं तो बड़ी दुख की बात है, सबसे बड़ा पद ही राष्ट्रपति का होता है, और यदि हम उसको पद से हटा रहे हैं तो भी महाभियोग लगता है। तो महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर आर्टिकल नंबर 61 संविधान, ये देखिए क्या कह रहा है, महाभियोग का केवल एक ही आधार है हटाने का, हम उसको एक ही अधिकार है यदि वह संविधान का क्या करता है? अतिक्रमण। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति शपथ जब ग्रहण करता है तो किस चीज़ की शपथ लेता है? तो ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री किस चीज़ की शपथ लेगा? दोनों बता रहा हूँ एक साथ ही। राष्ट्रपति लेता है संविधान की रक्षा की शपथ लेता है राष्ट्रपति शपथ, और प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ लेता है, ठीक है, गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है कि संविधान की गोपनीयता जो भी हो बना के रखेगा। ये नहीं है कि एकदम जग जाहिर कर देगा। नोटबंदी है अगर लगने वाली है तो वो अपने तक ही रखेगा। कोई भी कैबिनेट में बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है, भारत पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो अपने तक रखेगा, किसी देश को साझा नहीं करेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है आर्टिकल नंबर 61, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद के 2 ही सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा। 2 तरीके से वो उसको हटाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर मैं राष्ट्रपति को हटाना चाहता हूँ, मैं का मतलब लोकसभा अगर हटाना चाहती है तो 14 दिन पहले सूचना दो, हो सकता है राज्यसभा हटाना चाहती है तो 14 दिन पहले सूचना दो, यानी कि उसको सूचना देनी पड़ेगी 14 दिन पहले, जिस पर उस सदन की 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। और ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आया कि राष्ट्रपति को हटाना है तो भैया हो गया पारित ना, जितने उस सदन में सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, जैसे सपोज करो राज्यसभा में 250 सदस्य, तो 250 सदस्य का 1/4, ठीक है, लगभग 60 सदस्य ये बात सिग्नेचर करें कि हाँ भैया उनको हटाया जाए। दूसरा है, जब संसद उसको पारित कर लेता है तो महाभियोग का प्रस्ताव पेश हो जाता है, अभी पेश हुआ ओनली, अब फिर 2/3 सदस्य द्वारा पारित कर देने पर वो दूसरे सदन में जाएगा। जब एक बार हमने बोल दिया कि भैया हम इनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, तब 2/3 सदस्य के सिग्नेचर होने चाहिए, अब वो दूसरे सदन में जाएगा। यदि लोकसभा में है तो राज्यसभा में जाएगा, यदि राज्यसभा में है तो लोकसभा में जाएगा। कहने का मतलब कि दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। हो सकता है कि राज्यसभा में पारित हो जाए कि राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, पारित हो गया, लेकिन जब वो लोकसभा में जाएगा वहाँ पारित ना हो तो राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। समझ में आ रहा है क्या बात? हो सकता है कि राज्यसभा में लोकसभा में पारित हो जाए कि राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, पर राज्यसभा ना पारित करे तब भी नहीं इस कंडीशन में हटाया जा सकता। जब दोनों सदन, ध्यान से सुनिए, जब दोनों सदन 2/3 बहुमत से
कहें कि हाँ राष्ट्रपति को हटाया जाए, तो ही ऐसी स्थिति में हट सकता है। लेकिन अगर दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए आरोपों की जांच भी कर सकता है या कराएगा। ऐसी जांच में राष्ट्रपति को ऊपर लगाए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, पद त्याग करना पड़ेगा। राष्ट्रपति का पद अगर खाली है, मैंने पहले ही बताया था, राष्ट्रपति का पद हम खाली नहीं रख सकते। कैसे? अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो कौन बैठ जाएगा गद्दी पर? उपराष्ट्रपति बैठ जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति भी कितने टाइम तक बैठेगा? ओनली 6 माह तक। वही लिख रखा ना, राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है, याद रखिएगा। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से होती है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाता है। नहीं है समझ? मैं बताता हूँ क्या है। हो सकता है कि भैया राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने वाला हमें पता है, तो उसके ठीक 6 महीने पहले ही हम चुनाव करा लेंगे और बता देंगे कि भैया अब कौन राष्ट्रपति बनेगा। समझ में आया बात? लेकिन अगर किसी कारणवश भैया हम चुनाव नहीं करा पाए, हो सके भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, हो सके कुछ अन्य घटना घटित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ना तो इलेक्शन होंगे और केवल वही जो राष्ट्रपति जो बना बैठा है वही बैठे रहेंगे। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। लिख रखा सबसे कि ऐसा क्या कारण है हमारे देश में कि राष्ट्रपति का पद हम खाली नहीं रख सकते, ऐसा क्या कारण है, क्यों है वो? तो लिख रखा यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज अंतराल, ये शब्द याद रख लेना, राज अंतराल न होने पाए इसलिए उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक बना रहेगा जब तक उसका वास्तविक उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। ऐसा कौन आर्टिकल कह रहा है? आर्टिकल नंबर 56 कह रहा है। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता। नहीं है सुने? हो सके कि राष्ट्रपति भी जिंदा है, उपराष्ट्रपति भी जिंदा है, देश में कुछ इमरजेंसीज लग गई, नहीं करा पाए हम चुनाव, हमारा देश नहीं करा पाया चुनाव, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कहाँ नहीं जाएगा? राष्ट्रपति नहीं बन सकता। वही व्यक्ति राष्ट्रपति बना रहेगा और तब तक बना रहेगा जब तक कि हम चुनाव नहीं करा पा लेते, खाली नहीं रहेगा। हो सके राष्ट्रपति का देहांत हो जाए, हो सके राष्ट्रपति खुद ही पद त्याग कर दे, तो ऐसी स्थिति में बैठेगा कौन? उपराष्ट्रपति बैठेगा गद्दी में, याद रहेगा। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 कह रहा है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो। अब वो से आप लोग स्टूडेंट कहेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पद त्याग कर दें, तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निरूपण करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उसे समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया। उत्तराधिकार का मतलब कौन उत्तराधिकारी होगा उस समय, तो यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश गद्दी पर बैठेगा, और यदि वो भी ना हो तो न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश गद्दी पर बैठेगा, तो राष्ट्रपति के कृत्य को संपादित करेगा। यानी कि अब तक की समझ में नहीं आया तो मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि राष्ट्रपति नहीं है किसी कारणवश तो उपराष्ट्रपति गद्दी पर बैठेगा। आप कह रहे हैं कि सर उपराष्ट्रपति भी ना हो किसी कारणवश तब गद्दी पर बैठेगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश गद्दी पर बैठेगा, और वो भी ना हो किसी कारणवश तो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो बैठेगा, और वो भी ना हो तो चैन चलती जाएगी, लेकिन वो पद खाली नहीं होगा। क्यों? राज अंतराल न होने पाए। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन है दोस्तों 5 लाख रुपया। इसके अलावा उन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, आवास, इलाज की सुविधा, अन्य भत्ते मिलते हैं। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। किससे? इनकम टैक्स उस पर नहीं लगता, ध्यान रखिए जो बोल रहा हूँ। 1 महीने में 5 लाख रुपये मिलते हैं, फ्री मेडिकल सुविधा, रहने के लिए आवास, इलाज की पूरी फैसिलिटीज़ मिलती है। इनकम टैक्स नहीं उसको देना नहीं होता। भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नियां दुनिया भर में कहीं भी मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा कर सकती हैं। राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटरी स्टाफ भी होता है, ये ध्यान रखना, 5 लोग होते हैं उसमें। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। अभी पिछले साल कोरोना चला था, उससे पिछले साल 2023-22 में मतलब 21-22 में तो सबकी सैलरी कटी होगी। अगर आप जॉब कर रहे होंगे 1 महीने की, किसी ने तो 1 महीने की सैलरी कटवाई, किसी ने 1 दिन की कटाई, किसी ने 2 दिन की कटाई, किसी ने 6 दिन की कटाई, और सरकारी कर्मचारियों को भी इसी तरीके से सैलरी कटी। तो कहने का मतलब है सबकी सैलरी कट सकती है लेकिन राष्ट्रपति की सैलरी नहीं कट सकती। हाँ, वो स्वेच्छा से देना चाहें बात अलग है, लेकिन हम नहीं काट सकते। राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन के रूप में, यानी जब वो रिटायर हो जाते हैं तो 1.5 लाख रुपये महीना मिलता है सैलरी। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए उन्हें 60,000 रुपये अलग से मिलते हैं कि भैया कोई भी स्टाफ रख सकते हैं मनपसंद अपना, ठीक है।
कल हम पढ़ेंगे क्लास में राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य, और थोड़ा सा हम करेंगे रिवाइज। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके हमें बता दें कि ताकि हम उसका निवारण कर सकें दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।